ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने मल्टीनेशनल्स कंपनीज ग्लोबल मिनिमम टैक्स लागू करने की डील साइन कर दी है। अब ईयू के सदस्य देश 2023 तक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन लागू करेंगे। यदि कोई देश ऐसा करने में असफल रहता है तो ये मामला यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल OECD समूह 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स का प्रस्ताव लेकर आया था। इस पर तकरीबन 136 देश राजी हुए थे, लेकिन लागू करने की दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इस पर जोर देते हुए अपने यहाँ प्रस्ताव पारित कर दिया है। OECD के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 1800 से 2000 कंपनीज ऐसी हैं जिनका हेडक्वार्टर ईयू में स्थित है। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनीज टैक्स बचाने के लिए BEPS यानी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग टैक्स स्ट्रेटजी का प्रयोग करती हैं। कंपनियां टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवंस माने कम कर दरों वाले देशों में शिफ्ट हो जाती हैं, जिससे कंपनी के घरेलू देश को नुकसान उठाना पड़ता है। टैक्स हेवन आमतौर पर उन देशों को कहा जाता है जो विदेशी व्यक्तियों या व्यवसायों पर कोई टैक्स नहीं या बेहद कम टैक्स लागू करते हैं। ये विदेशी टैक्स प्राधिकरणों के साथ कोई भी सूचना या बेहद कम सूचनाएं साझा करते हैं। ग्लोबल मिनिमम टैक्स का मकसद ही मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रॉफिट और टैक्स रेवेन्यू शिफ्ट करने से रोकना है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स कंपनियों के ओवरसीज प्रॉफिट पर लागू होगा। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2016 में पूछे गए यूपीएससी के एक सवाल पर गौर करते हैं। प्रश्न था, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का क्या संदर्भ है? ऑप्शन ए था संसाधन संपन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य। ऑप्शन बी था बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन सी था बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र के आनुवंशिक संसाधनों का दोहन। या फिर ऑप्शन डी था विकास परियोजनाओं की योजना एवं कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों के विचार का अभाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने की मुहिम कारगर सिद्ध होती दिख रही है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका इजाद किया है जिससे कोरल लार्वा को स्टोर और फ्रीज किया जा सकता है। इसके जरिए जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुए कोरल रीफ को रिस्टोर किया जा सकता है। बीते 7 सालों में ग्रेट बैरियर रीफ ने तकरीबन 4 बार कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स का सामना किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्रायोजेनिकली स्टोर किए गए कोरल्स को वापस वाइल्ड में रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा तकनीक में ये प्रक्रिया महंगी और जटिल साबित हो रही थी। हाल ही में इजाद की गई तकनीक को क्रायोमैश नाम दिया गया है। इसमें कम कीमत पर कोरल्स को संरक्षित किया जा सकता है। क्रायोमैश को पहले छोटे स्तर पर ट्राई किया गया था। हाल ही में बड़े ट्रायल किए गए जो कि सफल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ साइट है। आपको बता दें कि कोरल्स ऐसे मरीन इन्वर्टिब्रेट होते हैं जिनमें स्पाइन नहीं होती। ये सिंगल सेल एल्गी जुंजैंथेले के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। जब कोरल्स पर ताप, प्रकाश और पोषण जैसी स्थितियों में बदलाव के कारण दबाव पड़ता है तो कोरल जुंजैंथेले शैवाल के साथ सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशन को खत्म कर देते हैं, जिससे ये सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाते हैं। यह घटना कोरल ब्लीचिंग कहलाती है। कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारकों में महासागरों के तापमान में वृद्धि, प्रदूषित अपशिष्टों का महासागरों में बहाया जाना, सनलाइट का अधिक एक्सपोजर और एक्सट्रीम लो टाइड्स शामिल हैं। दुनिया भर के ज़्यादातर कोरल्स 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। 19 दिसंबर के दिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। साल 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के जरिए पुर्तगाली ताकतों को गोवा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। गोवा में पुर्तगाली शासन की उपस्थिति साल 1510 से मानी जाती है। स्थायी शासन की शुरुआत अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा बीजापुर के शासक को हराने के बाद मानी जाती है। गोवा पर शासन बनाए रखने के लिए पुर्तगालियों ने मराठों और दक्कन के शासकों से कई युद्ध लड़े। 1812 से 1815 के दौरान कुछ समय के लिए गोवा ब्रिटिशर्स के कब्जे में भी रहा, लेकिन पुर्तगालियों के पास गोवा सबसे लंबे वक्त यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के बाद तक रहा था। साल 1947 में आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने भारत की सरकार से वार्ता करने से इनकार कर दिया था। साल 1949 में पुर्तगाल
नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया था। इस तरह भारत सरकार को गोवा पर पश्चिमी ताकतों के आक्रमण का डर भी था। भारत सरकार हर हाल में गोवा को भारत के एकीकरण में शामिल करना चाहती थी। अंत में भारत सरकार ने घोषणा की कि गोवा को भारत में शामिल होना चाहिए, या तो शांति के साथ या फिर ताकत का प्रयोग किया जाएगा। ऑपरेशन विजय के बाद पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया। गोवा और दमन दीव को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। साल 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और गोवा भारत का 25वां राज्य बना। केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने गुड गवर्नेंस वीक 2022 की शुरुआत की है। साथ ही एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन प्रशासन गांव की ओर भी शुरू किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की अवधारणा को विश्व बैंक द्वारा 1990 में प्रचलित किया गया था। विश्व बैंक ने इस पर 2 रिपोर्ट्स भी जारी की हैं। इनमें सब सहारा अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ और गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट शामिल हैं। सुशासन की अवधारणा शासन से इतर होती है। इसमें उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग और नागरिकों तक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाती है। सुशासन की विशेषताओं में सहभागिता, कानून का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता और समावेशन, प्रभावशीलता, त्वरित प्रक्रिया और सहमति शामिल हैं। आज के बुलेटिन पर आधारित अब प्रश्न पर नजर डालते हैं। पहला सवाल है, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले क्रायोमैश पद का क्या संदर्भ है? सैटेलाइट के लिए तैयार की गई एक तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक, कोरल रीफ के संरक्षण से संबंधित पद्धति या फिर जीएम फसलों से संबंधित तकनीक। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, देश की आज़ादी के वक्त गोवा ब्रिटिश शासन के अधीन था। कथन 2, ऑपरेशन विजय के बाद गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल था, कोपनहेगन क्राइटेरिया संबंधित है ईयू से, ब्रिक्स, आसियान या फिर सार्क से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ईयू। दूसरा सवाल था, आयुष्मान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराया जाता है। कथन 2, केंद्र और राज्य के बीच 60:40 में खर्च उठाए जाने का प्रावधान है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। WHO ने ग्लास यानी ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यूज सर्विलांस सिस्टम 2022 रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब है कि WHO ने साल 2015 में ग्लासेस रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई थी। वहीं 2022 की रिपोर्ट में वन हेल्थ मॉडल, एंटी माइक्रोबियल कंजम्पशन, इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मतलब है कि जब बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स और वायरस समय के साथ बदलते हैं, साथ ही इन पर इन्हें ट्रीट करने के लिए बनी दवाओं का असर नहीं होता है, जिससे इनके द्वारा फैलाए गए संक्रमण को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के मुख्य कारण हैं एंटी माइक्रोबियल्स का ओवर यूज और मिसयूज, साफ पानी और साफ सफाई तक पहुंच की कमी, स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं का अभाव, जानकारी का अभाव आदि। वन हेल्थ से मतलब है इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य का आपस में जुड़ा होना, और किसी एक की हेल्थ को इग्नोर करके दूसरे वर्ग को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के बीच दलाई लामा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत उनका स्थायी घर है, चीन वापस जाने का कोई उनका इरादा नहीं है। साल 1959 में तिब्बत में तिब्बतियों ने चीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब लाखों तिब्बती दलाई लामा समेत भारत आ गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राजनीतिक शरण दी थी। तब से लेकर आज तक दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के मकलोडगंज में निवास कर रहे हैं। गौरतलब है, दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के धार्मिक गुरु हैं। उनके जन्म के केवल 2 सालों के बाद उन्हें 14वें दलाई लामा की पदवी दे दी गई थी। उनका नाम तेंजिंग ग्यात्सो है। उन्हें साल 1989 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। दलाई लामा एक पदवी है जिसे तिब्बती बौद्धों द्वारा अवलोकितेश्वर की उपाधि या अभिव्यक्ति माना जाता है। अवलोकितेश्वर करुणा के बोधिसत्व हैं। दलाई लामा को तिब्बत के संरक्षक संत की उपाधि भी दी गई है।
बोधिसत्व ऐसे सिद्ध प्राणी हैं जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हैं। ये जीवित प्राणियों की मदद के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। बोधिसत्व की संकल्पना महायान संप्रदाय से संबंधित है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2016 में पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा, बोधिसत्व समस्त संचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो और एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है विकल्प बी। केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के इवेंट को मनाने के लिए संसद में मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। उन्होंने संसद सदस्यों के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को मास मूवमेंट बनाने की बात कही है। साथ ही मिलेट यानी मोटे अनाजों से बने भोजन को कैंपेन के जरिए प्रोत्साहन देना, G20 में शामिल होने वाले मेहमानों को मोटे अनाज से बने खाने को सर्व करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा खिलाड़ियों की डाइट में मोटे अनाज से बने भोजन को शामिल करने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2023 को मोटे अनाज वाली फसलों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भारत के प्रस्ताव पर मार्च 2021 में इसे घोषित किया था। इससे मोटे अनाज की मांग घरेलू और वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। मोटे अनाज ऐसे खाद्यान्न होते हैं जिन्हें कम पानी और इनपुट्स की सहायता से उगाया जा सकता है, लेकिन इनमें पोषक तत्वों मसलन प्रोटीन, फाइबर, आयरन व कैल्शियम की मौजूदगी और स्वास्थ्य संबंधी तमाम फायदे पाए जाते हैं। इन्हें सुपर फूड्स फॉर द फ्यूचर बताया जा रहा है। मोटे अनाजों में रागी, ज्वार, बाजरा और कोदो कुटकी जैसी फसलें शामिल की जाती हैं। मोटे अनाजों के उत्पादन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। आपको बता दें, भारत सरकार ने मोटे अनाजों को अप्रैल 2018 में पोषक अनाजों के तौर पर वर्गीकृत किया था। 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया था। 5वीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागीर भारतीय नेवी को सौंप दी गई है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा तैयार किया गया है। जनवरी 2023 में इसे भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल कर लिया जाएगा। वागीर को पानी में नवंबर 2020 में उतारा गया था। वहीं इसके सी ट्रायल फरवरी 2022 से शुरू हुए थे। अन्य सबमरीन्स के मुकाबले वागीर ने अपने ट्रायल्स को कम समय में पूरा किया है। गौरतलब है, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन्स तैयार की गई हैं। इन्हें कलवरी क्लास सबमरीन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए तकनीक अक्टूबर 2005 में हुए एक समझौते के तहत फ्रांस द्वारा साझा की गई है। प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय से 4 साल पीछे चल रहा है। इन सबमरीन्स में INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वाकशीर तैयार की गई हैं। अंतिम और 6वीं सबमरीन INS वाकशीर को अप्रैल 2022 में पानी में ट्रायल के लिए उतारा गया था। ये 2023 के अंत तक नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय नेवी वर्तमान में 16 डीजल पावर्ड सबमरीन्स ऑपरेट कर रही है। सबमरीन्स फ्लीट की लोकेशंस पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम और पश्चिमी तट पर मुंबई है। भारत ने जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे देशों से सबमरीन्स आयात की है। पिछले दशक से सबमरीन का निर्माण देश में ही किया जाने पर जोर है। इसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने अहम भूमिका निभाई है। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, खबरों में रहे कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर और वाकशीर संदर्भित करते हैं सबमरीन, एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, टॉर्पीडो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लास रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। बोधिसत्व की संकल्पना महायान संप्रदाय से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। आइए अब बारी है नजर डालने की पिछले बुलेटिन पर आधारित पूछे गए प्रश्नों की और उसके सही जवाब जानने की। प्रश्न था, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले क्रायोमैश पद का सही संदर्भ क्या है? सैटेलाइट के लिए तैयार की गई एक तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी, केरल रीफ के संरक्षण से संबंधित पद्धति, GM फसलों से संबंधित तकनीकी। इसका सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश की आज़ादी के वक्त गोवा ब्रिटिश शासन के अधीन था। ऑपरेशन विजय के बाद गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प डी।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हाल ही में संसद में द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पारित किया गया है। इस बिल ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को संशोधित किया है। नए पारित बिल ने सरकार को भारत में कार्बन मार्केट गठित करने और कार्बन क्रेडिट स्कीम लागू करने की शक्ति दी है। कार्बन मार्केट्स के मुद्दे पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी। इसके मद्देनजर ये जानना जरूरी है कि कार्बन मार्केट दरअसल क्या है। पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर ही रखना है। इसके लिए इस दशक में कार्बन उत्सर्जन को तकरीबन 25 से 50% तक कम करना होगा। इसके लिए देशों ने अपने NDCs में बड़े टारगेट्स फिक्स कर दिए हैं, पर इन्हें पूरा करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए देश पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 में किए गए प्रावधानों का प्रयोग कर रहे हैं। पेरिस समझौते का आर्टिकल 6 इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स की बात करता है। दरअसल जब देश अपने लक्ष्य के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं कर पाते तो वे कार्बन क्रेडिट को खरीद लेते हैं। कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल परमिट है। UN के मुताबिक एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू पर्यावरण से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम, खत्म या अवशोषित करने से है। भारत सरकार ने जिस बिल को मंजूरी दी है उसमें केंद्र सरकार या ऑथराइज्ड एजेंसी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स जारी करेगी, जिन्हें रजिस्टर्ड व्यक्तियों और कंपनियों के द्वारा खरीदा जा सकेगा। विपक्ष ने जिन मुद्दों पर आपत्ति जाहिर की है उसमें पहला है कि सर्टिफिकेट्स जारी करने की मैकेनिज्म को बिल में क्लियर नहीं किया गया है। साथ ही ट्रेडिंग को रेगुलेट कौन करेगा, इस पर भी चिंता जाहिर की गई है। गूगल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रोजेक्ट वाणी पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। प्रोजेक्ट वाणी के तहत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसमें भारत के 773 जिलों से भाषा के सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। इस डाटा को ओपन सोर्स रखा जाएगा। ओपन सोर्स से मतलब है कि डाटा का पब्लिक की पहुंच में होना, जिसे वो मॉडिफाई और शेयर कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को समावेशी बनाने में मददगार साबित होगा। इससे ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन जैसी तकनीकी को भारत भर की भाषाओं के हिसाब से तैयार किया जा सकेगा। स्वास्थ्य, कृषि और वित्तीय समावेशन के लिए तैयार किए जा रहे ऐप्स के लिए डेटा बहुत काम के साबित होंगे। आपको बता दें कि IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना का विचार जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा का था। वे भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उच्च शिक्षा में साइंटिफिक रिसर्च को जरूरी मानते थे। इस इंस्टीट्यूट को तत्कालीन स्टेट ऑफ मैसूर की मदद से गठित किया गया था। IISc अपने अस्तित्व में 29 मई 1909 को आया। इसके पहले इंडियन डायरेक्टर डॉक्टर CV रमन थे। सर CV रमन को साल 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत में विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार था। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2016 में UPSC द्वारा पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से या जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से? इसका सही जवाब है विकल्प बी। हाल ही में कोयला एवं खान मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी पेश की है। जानकारी के मुताबिक भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ रही है। इनकी वजह मेक इन इंडिया और स्मार्ट इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बताया जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स आधुनिक तकनीकी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस के निर्माण में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। अपनी ज़रूरतों के मुताबिक हर देश अपने क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी करता है। आमतौर पर इसमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और सिलिकॉन आदि शामिल किए जाते हैं। इन्हें क्रिटिकल माना जाता है क्योंकि दुनिया जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा उत्पादन के बजाय खनिजों से ऊर्जा उत्पादन की तरफ बढ़ रही है। दुनिया भर में चीन 16 क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया है। यह भारतीय बाजारों में क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। जुलाई 2022 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता भी हुआ है। इन दिनों राज्यसभा की रूल बुक 267 खबरों में है। दरअसल राज्यसभा में विपक्षी दलों का कहना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रूल 267 के तहत किसी भी डिस्कशन की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनसे पहले वेंकैया नायडू ने भी अपने पूरे कार्यकाल में इस रूल के तहत किसी भी डिस्कशन की अनुमति नहीं दी थी। गौरतलब है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
अंतिम बार नवंबर 2016 में नोटबंदी के मामले पर चर्चा के लिए रूल 267 का प्रयोग किया गया था। रूल 267 के मुताबिक राज्यसभा मेंबर अध्यक्ष की अनुमति से इस नियम के तहत किसी जरूरी मुद्दे को सदन के सामने डिस्कशन करने के लिए पेश कर सकते हैं। ऐसे में सदन उस दिन के लिए पहले से निर्धारित एजेंडे को कैंसिल कर सकता है। राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता तकरीबन हर दिन अन्य मसलों को दरकिनार करके रूल 267 के तहत भारत चीन सीमा पर चले आ रहे विवाद पर चर्चा चाहते हैं। यूं तो संसद सदस्यों के पास शून्यकाल, प्रश्नकाल जैसे तमाम तरीके होते हैं जिनमें वे अपने मुद्दों को उठा सकते हैं, फिर भी रूल 267 पर जोर दिया जाता है। दरअसल रूल 267 के तहत शामिल किया गया मुद्दा उस दिन का सबसे जरूरी राष्ट्रीय मुद्दा माना जाता है। साथ ही सरकार को चर्चा के दौरान उसी दिन जवाब भी देना होता है। चलिए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने का। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट वाणी संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा पोर्टल, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से या फिर जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर कोई संस्था नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। आइए अब चर्चा करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए। प्रश्न था, खबरों में रहे कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्षीर संदर्भित करते हैं सबमरीन, एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, टॉर्पीडो, एयरक्राफ्ट कैरियर। सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लास रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। बोधिसत्व की संकल्पना महायान संप्रदाय से संबंधित है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना ही एक ना ही दो। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी। यूएनएससी में यूएन पीसकीपर्स की मेंटल हेल्थ को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया गया था। रेजोल्यूशन के ड्राफ्ट को मैक्सिको ने पेश किया था। भारत ने इसके समर्थन में वोट किया है। ये यूएनएससी का मेंटल हेल्थ पर लाया गया पहला रेजोल्यूशन है। इसमें यूएन पीसकीपिंग फोर्स की मेंटल हेल्थ पर जागरूकता बढ़ाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि यूनाइटेड नेशंस के पास तकरीबन 90,000 पर्सनल्स की एक पीस कीपिंग फोर्स है, जिसका काम विवादित देशों में शांति बहाली के लिए काम करना है। ये सिविलियंस की रक्षा करना, विवाद को रोकना, कानून को बनाए रखना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने जैसा काम करते हैं। यूएन चार्टर के मुताबिक वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी यूएनएससी के पास है। ये यूएनएससी निर्धारित करती है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स को कहां भेजा जाएगा। किसी भी पीस ऑपरेशन को शुरू करने का प्रस्ताव भी यूएनएससी ही लेकर आती है। वहीं यूएनजीए की मुख्य भूमिका इन पीस ऑपरेशंस की फाइनेंसिंग में होती है। यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इनमें सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश शामिल हैं। सभी 15 देशों के पास एक वोट होता है। 5 स्थायी सदस्यों में यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होता। इसे वीटो पावर कहा जाता है। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएन का एक प्रमुख नीति निर्माता अंग है। यह सभी सदस्य देशों को बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। इसमें शामिल सभी 193 देशों की वोट की वैल्यू बराबर होती है। आपको बता दें कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारत का योगदान अहम रहा है। किसी भी अन्य देश के मुकाबले भारत ने सबसे ज्यादा पर्सनल यूएन पीस कीपिंग मिशन भेजे हैं। साल 2007 में भारत ऐसा पहला देश था जिसने यूएन पीस कीपिंग में ऑल वीमेन कंटिंजेंट भेजे थे। गुजरात का वडनगर मढ़ौरा के सूर्य मंदिर और त्रिपुरा के उनाकोटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट यानी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में शामिल धरोहरों को नामांकन के लिए चुना जाता है। वर्तमान में 52 साइट्स यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल की गई हैं। वाडनगर गुजरात के मेहसाना जिले की तहसील है। वाडनगर एक ऐतिहासिक कस्बा है। यहाँ कई धार्मिक और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मौजूद हैं। वहीं मढ़ौरा का सूर्य मंदिर चालुक्य शासक भीम प्रथम के कार्यकाल में बना था। मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे बसा हुआ है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर और ओडिशा के कोणार्क मंदिर के बराबर अहमियत रखता है।
मोढेरा का वर्णन रामायण में भी मिलता है। आंध्र प्रदेश स्थित अरसावल्ली सूर्य मंदिर भी भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। उनाकोटी त्रिपुरा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह प्राचीन पवित्र स्थान शैव पूजा से संबंधित है। यहाँ पर रॉक कट स्कल्पचर्स पाए जाते हैं। उनाकोटी नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपनी काशी यात्रा के दौरान यहाँ पर एक रात के लिए रुके थे। उनके साथ 99,99,999 देवी देवता भी थे। ये संख्या 1 करोड़ से एक कम है, जिसे उनाकोटी कहा जाता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2017 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या हैं? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया है। वे राज्यसभा के इतिहास में पहली नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्य हैं जिन्हें पैनल में शामिल किया गया है। इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर भी चुना गया है। गौरतलब है, राज्यसभा के नियमों के मुताबिक सभापति इसके सदस्यों में से उपसभापति के पैनल का गठन करता है। इस पैनल के सदस्य सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं। उस समय उसे सभापति के समान अधिकार और शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। पैनल के सदस्य पद रिक्त के समय अध्यक्षता नहीं कर सकते। पद रिक्त की स्थिति में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाता है। आपको बता दें, भारत में दूसरे सदन का प्रारंभ 1918 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार से हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 में तत्कालीन विधानमंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का प्रावधान किया गया था, जिसके विशेषाधिकार सीमित थे और जो 1921 में अस्तित्व में आया था। गवर्नर जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था। आजादी के बाद बने संविधान में इस सदन को राज्यसभा का नाम दिया गया, जो कि उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। चुनाव के बाद आजाद भारत में राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत होने वाले सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे क्षेत्र से होते हैं। भारत में कोविड के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग संपन्न हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के BF.7 स्ट्रेन ने जापान, यूएस, ब्राजील और चीन में कोविड के मामले बढ़ा दिए हैं। भारत में भी इस सब वेरिएंट के 3 मामलों की पुष्टि अब तक की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कोविड के पॉजिटिव मामलों को एनसेकॉग लैब्स को भेजने की बात कही है। एनसेकॉग को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अलावा CSIR और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से गठित किया गया है। एनसेकॉग 38 लैब्स का एक कंसोर्टियम है जो कि SARS यानी SARS-CoV-2 के जीनोम वेरिएशन की मॉनिटरिंग करता है। यह भारतीय मरीजों में SARS-CoV-2 के वेरिएशन का असेसमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें, कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। इसके कई सब वेरिएंट्स हैं, मसलन BA.1, BA.2, BA.5 आदि। इसी ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है BA.5.2.1.7, जिसे शॉर्ट में BA.7 कहा जाता है। विशेषज्ञों की माने तो यह सब वेरिएंट म्यूटेशन से बना है, इसलिए इस पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता है। मतलब किसी व्यक्ति को पहले से कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवा ली है तो उसके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन ये एंटीबॉडी इस वेरिएंट पर प्रभावी नहीं होगी। चलिए, अब बारी है आज बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की, और उनके प्रश्नों के उत्तर आपसे अपेक्षित हैं कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या हैं? अरसवल्ली, मार्तंड मंदिर, मोढेरा मंदिर। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा उनाकोटी स्थित है गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय? आइए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और उनके उत्तरों की। प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट वाणी संबंधित है अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा पोर्टल, ऊर्जा सौर उत्पादन प्रौद्योगिकी से या फिर जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से? इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न था,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को लेकर कोई संस्था नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना ही एक, ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प बी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। राज्यसभा में हुई एक बहस के दौरान कानून मंत्रालय ने लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कवर बताया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स का हवाला भी दिया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लिव इन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कवर बताया है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ये एक ऐसा कानून है जो महिलाओं को परिवार में होने वाली हिंसा से सुरक्षित करता है। ये एक्ट उन सभी महिलाओं को सुरक्षित करता है जो मां, बहन, पत्नी, विधवा और पार्टनर के तौर पर एक शेयर्ड घर में रह रही हों। इसमें परिवार के तौर पर साथ रहने वाले या संयुक्त परिवार को भी कवर किया गया है। ये एक्ट महिलाओं को उनके साथ रह रहे पुरुषों से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन पति या मेल पार्टनर की महिला रिश्तेदार उसकी पत्नी या फीमेल पार्टनर के खिलाफ इस एक्ट के तहत केस नहीं कर सकती। यह एक्ट महिलाओं को सुरक्षा देने के मकसद से तैयार किया गया है। इसमें पति या मेल पार्टनर अपनी पत्नी या फीमेल पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते। आंकड़ों की माने तो पुरुषों पर पत्नी या फीमेल पार्टनर के द्वारा की जाने वाली हिंसा के मामले भी होते हैं। भारत में 1000 में 51.5% पुरुष अपनी पार्टनर की हिंसा का सामना करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2004 के मुताबिक पुरुष अपनी पत्नी के पुरुष रिश्तेदारों की हिंसा का भी सामना करते हैं। भारत का प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिला केंद्रित है। इसमें पुरुष भी हिंसा का शिकार हो सकते हैं, ये माना ही नहीं गया है। ऐसे में जो पुरुष घरेलू हिंसा का सामना करते हैं वो या तो न्याय की मांग ही नहीं करते या फिर अन्य कानूनों का सहारा लेते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में जानकारी पेश की गई है। जानकारी के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर एजेंसी यानी रोसाटोम ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के लिए TVS-2M फ्यूल का एडवांस वर्जन मुहैया कराने की बात कही है। वर्तमान में TVS-2M फ्यूल को कुडनकुलम के यूनिट 1 में प्रयोग किया जा रहा है, जिसने 12 महीने के ऑपरेटिंग साइकिल को 18 महीने में तब्दील कर दिया है। TVS-2M में यूरेनियम कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। एक TVS-2M में 7.6% फ्यूल मटेरियल ज्यादा होता है। यह ज्यादा एफिशिएंट और वाइब्रेशन रेजिस्टेंट है। गौरतलब है कि रूस कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण 1988 में हुए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत कर रहा है। इसके तहत पहली यूनिट साल 2013 और दूसरी यूनिट साल 2017 में तैयार की गई थी। कुडनकुलम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में है। आपको बता दें कि भारत की वर्तमान न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 6780 मेगावाट है। साल 2031 तक इसे 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। नाभिकीय ऊर्जा एक स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी ऊर्जा उत्पादन का तरीका है। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी PM ऑफिस के तहत आता है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आता है। यह नाभिकीय तकनीक और इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2012 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए कुछ लोगों का मानना है कि भारत को परमाणु ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम पर अनुसंधान और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में यूरेनियम पर थोरियम का क्या लाभ है? पहला, यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रकृति में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में है। दूसरा, खनिज के प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तीसरा, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट पैदा करता है। और पूछा गया था कि दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। केंद्र सरकार ने NDIAC यानी न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के चेयरपर्सन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया है। नियुक्ति को केंद्र की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंजूरी दी है। हाल ही में सरकार ने NDIAC का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रखने के लिए बिल भी पेश किया था। NDIAC को साल 2019 में गठित किया गया था। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है।
यह एक 7 सदस्यीय निकाय है जिसके अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। इसका गठन एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के तौर पर मध्यस्थता करने के लिए किया गया है। यह एक सांविधिक संस्था है जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जरिए मध्यस्थता करने के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम एक खास सेंसर नेटवर्क बनाने में जुटी है। इस नेटवर्क का मकसद है महान झील प्रदेश में से एक ह्यूरोन झील में हो रहे बदलावों का पता लगाना। इस नेटवर्क सिस्टम के जरिए वैज्ञानिक महान झील में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच लेवल का पता लगाने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि वायुमंडल में CO2 की बढ़ोतरी से दुनिया भर के समुद्रों में एसिड की मात्रा बढ़ रही है। ऐसा भी अंदाजा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2100 के आते आते सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी जैसी बड़ी झीलों में समुद्र की तरह ही एसिड की मात्रा बढ़ेगी। इस लिहाज से ह्यूरोन से जुड़ा यह प्रोजेक्ट वैज्ञानिकों की पहली इनिशिएटिव है। इस तरह की स्टडी करने के लिए अमेरिका के मिशिगन शहर के अल्पीना में थंडर बे नेशनल मरीन सैंक्चुअरी में तैरते हुए इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए गए हैं। इनमें एक इंस्ट्रूमेंट वाटर कॉलम में CO2 के प्रेशर को मेजर करेगा, जबकि दूसरा इंस्ट्रूमेंट पीएच वैल्यू को मापने के लिए फिट किया गया है। आपको बता दें कि वायुमंडल में मौजूद अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जब समुद्र या किसी वाटर बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब होती है तो एसिडिफिकेशन उतनी ही तेजी से बढ़ता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पिछले 200 सालों में महासागरों में एसिड की मात्रा 30% तक बढ़ गई है। उत्तरी अमेरिका का महान झील प्रदेश 5 झीलों से मिलकर बना है। इनमें शामिल हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। मिशिगन को अगर छोड़ दें तो बाकी 4 झीलें यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती हैं। मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए के इलाके में है। ये झीलें पूर्व में सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ी हैं, जिससे यूएसए और कनाडा के भीतरी राज्यों को अटलांटिक महासागर तक एक्सेस मिल जाता है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहा पद TVS2M संबंधित है सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, तरंग ऊर्जा से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को साल 2019 में गठित किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा या से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या है? अरसवल्ली, मार्तंड मंदिर, मोढेरा मंदिर। कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। और इसका सही जवाब है तीनों ही मंदिर सूर्य मंदिर हैं, यानी विकल्प डी। फिर आपसे पूछा गया था, खबरों में रहा उनाकोटी स्थित है गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय? और सही जवाब है इसका त्रिपुरा, यानी विकल्प बी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।